बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों को तमाम पुनरावृत्तियों के बाद अब मैं उन्हें पाठों पर आधारित वो प्रश्न जो विभिन्न वार्षिक परीक्षाओं यानी बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनमें से कुछ एक प्रश्न हर पाठों से लिखवा रही हूँ। मैं आपको प्रश्न पहले बोर्ड पर लिखूंगी, आप उसे उतार लीजिएगा। उसके बाद उसके उत्तर भी लिखूंगी, क्योंकि पाठों के सारांश पर आधारित तमाम प्रश्न होते हैं जो बोर्ड परीक्षाओं में आते हैं और फिर आगे की परीक्षाओं में भी वो पूछे जाते हैं। तो मैं विभिन्न पिछले 10 साल के अंदर के कुछ प्रश्नों को ले रही हूँ। कुछ मैं इससे पहले लिखवा भी चुकी हूँ और कुछ मैं आज से फिर शुरू की हूँ। तो आप इस क्रम में जुड़ जाइए। और मैंने सोचा कि गद्य का पाठ पहले लेकर पहले से ही पाठ से शुरू करती हूँ, तो साथ साथ चलेंगे। तो आज मैंने बड़े भाई साहब ही लिया, उसके 2-1 प्रश्न मैं आपको लिखवाऊंगी, तो आप तैयार हो जाइए। लिखवाने का तात्पर्य ये हुआ कि आपको वास्तव में प्रश्न लिखने की एक कला जो है, उत्तर लिखने की जो कला है, वो सही होनी चाहिए। जो प्रश्न में पूछा गया है वो चीज़ें हों, अतिरिक्त न विस्तार हो, न इतना संक्षिप्त हो कि उस प्रश्न का उत्तर मुख्य उत्तर हट जाए और व्यर्थ की बातों में विस्तार हो। तो आपको सीबीएसई कहता है टू द पॉइंट आंसर देने को, यानी आपके उत्तर बिल्कुल सटीक होने चाहिए। जो भी उत्तर एक बार पढ़ने के बाद वो स्पष्ट हो जाए कि हाँ, आपको इसमें क्या पूछा गया और आप क्या लिख रहे हैं, और पाठों से जोड़कर ही उत्तर लिखें। अगर आप साधारण बातों से प्रश्न के विस्तार को बढ़ा देंगे और मुख्य कहानी से जोड़ नहीं पाएंगे तो आपको उसमें कोई उत्तर में कोई अंक नहीं मिल पाएगा। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने प्रश्नों के उत्तर को पाठ से जोड़ें, पाठ के उदाहरण दे करके उस उत्तर को पुष्ट कीजिए, अन्यथा उसमें कोई नंबर नहीं मिलेगा, चाहे आपने कितना भी अच्छा उत्तर लिखने की कोशिश की हो। और साथ ही साथ कभी कभी प्रश्न के उत्तर में 2 भाग होते हैं। दूसरे भाग में आपके विचार पूछे रहते हैं। अगर आप उस विचार को भी ध्यान में लेकर प्रश्न के उत्तर समाप्त करने के बाद 2 से 3 पंक्तियों में आप अपना विचार दीजिए, तो विचार देने के समय एक बात आपको ध्यान रखनी होगी, न आप पूरी तरह नकारात्मक सोच में जाइए और न पूरी तरह सकारात्मक सोच में। तो आप उस बीच के रास्ते से अपने उत्तर को पुष्ट करिए, तब जाके आपका उत्तर जो होगा वो बिल्कुल सही होगा और अच्छे अंक आप प्राप्त कर सकेंगे। तो मैं आज आपको एक प्रश्न लिखवाने चल रही हूँ। तो मैं पहले बोर्ड पर प्रश्न लिखती हूँ, फिर आप उसको लिखिएगा। तो प्रश्न जो है वो 2015 में आया हुआ है। शैतान और शाहरुम का अहंकार करने से क्या हाल हुआ? प्रश्न 1, शैतान और शाहरुम का अहंकार से क्या हाल हुआ? ये 2015 में आया है, डेली आउटर का है। हॉर्स के प्रश्नों में भी है, तो मैं इसी को लेके सबसे पहले शुरू करती हूँ आपको लिखवाना। आप साथ साथ लिखिए। शैतान को यह अभिमान हुआ था कि शैतान को यह अभिमान हुआ था कि ईश्वर का
उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई नहीं है। ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई नहीं है। तो उसे स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। तो उसे स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। इसी प्रकार शाही रोम को भी अहंकार हो गया था। इसी प्रकार शाही रोम को भी अहंकार हो गया था हो गया था हो गया था कि उससे बढ़कर कोई नहीं, उससे बढ़कर कोई नहीं। उससे बढ़कर कोई नहीं। इसलिए बाद में वह भी भीख मांग मांग कर जीवन यापन बाद में वह भी भीख मांग मांग कर जीवन यापन करते हुए मरा। अर्थात घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं टिका। यह बात बड़ा भाई छोटे भाई को समझा रहा था। उसे लग रहा था कि लगातार अव्वल आने से लेखक को घमंड हो गया है। इसलिए इन
उदाहरणों से वह छोटे भाई को सीख देना चाहता था। तो मैंने ये उत्तर आपको लिख दिया है। इस पर आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे हटना पड़ेगा क्योंकि आपके स्क्रीनशॉट में, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे के प्रश्न को लिखवाऊंगी। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, क्योंकि मैं अगर अब नीचे लिखूंगी तो पूरा प्रश्न नहीं आएगा। फिर भी मैं एक प्रश्न लिख देती हूं जो 2011 का प्रश्न है। प्रश्न है, छोटे भाई के मन में, छोटे भाई के मन में बड़े भाई साहब के प्रति, बड़े भाई साहब के प्रति, छोटे भाई के मन में बड़े भाई साहब के प्रति श्रद्धा क्यों उत्पन्न हुई? श्रद्धा क्यों उत्पन्न हुई? 2011। अब मैं इसका उत्तर लिखूंगी तो मुझे लग रहा है कि एक लाइन के बाद मुझे ऊपर का रब करना पड़ेगा। फिलहाल मैं शुरू कर देती हूँ यहीं से, क्योंकि बहुत नीचे लिखने के बाद आपको नहीं दिखेगा, इसके बाद से लिखने के बाद आपको नहीं दिखेगा, तो मैं ऊपर लिखूंगी। तब तक मैं एक लाइन शुरू कर देती हूँ कि बड़े भाई साहब अक्सर अपने छोटे भाई को बड़े भाई साहब अक्सर अपने छोटे भाई को पढ़ाई में दिलचस्पी लेने के लिए मैं ऊपर का रब कर रही हूँ क्योंकि नीचे की चीजें दिखाई नहीं देंगी, तो मैं इस प्रश्न को, ऊपर वाले प्रश्न को मिटा रही हूँ क्योंकि मैं ऊपर लिखूंगी। बड़े भाई साहब अक्सर अपने छोटे भाई को पढ़ाई में दिलचस्पी लेने के लिए कभी प्यार से कभी
डांट कर समझाने का प्रयास करते रहते, कभी प्यार से, कभी डांट कर समझाने का प्रयास करते रहते। लेकिन छोटा भाई खेल कूद कर भी हर कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर लेता। लेकिन छोटा भाई, मैं बोल बोल के लिख रही हूं, आप भी लिखिए साथ साथ। लेकिन छोटा भाई खेल कूद कर भी कक्षा में अव्वल स्थान प्राप्त कर लेता। इससे उसमें अभिमान आ गया था। इससे उसमें अभिमान आ गया था। इस अभिमान को भाई साहब ने जिस युक्ति से अभिमान आ गया था, बड़े भाई ने रावण का उदाहरण देते हुए उसे समझाया कि घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं चला, तो तुम किस बात का घमंड करते हो। एक स्थान पर हेडमास्टर का भी उदाहरण देकर समझाया कि मात्र पढ़ने लिखने से ही जीवन की समझ नहीं आती। मैं थोड़ा नीचे का रब करूंगी, तब इसको पूरा करूंगी, इसलिए मैं इस प्रश्न को भी मिटा रही जो मैंने शुरू में लिखा था, जिसको कि आप उतार चुके होंगे।
समझ नहीं आती। बड़े भाई की इस युक्ति से लेखक को भी यह लगने लगा कि वास्तव में यदि बड़ा भाई उसकी इस प्रकार देख रेख न करता तो शायद वह आज कुछ न कर पाता और इसी कारण छोटे भाई को बड़े भाई के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई। तो ये मैंने आपको 2 प्रश्न लिखवाए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं किनारे हट रही हूं। और मैं आपको कोशिश मेरी यही है कि मैं आपको वो प्रश्न कराऊं जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षाओं में, जिससे आपको प्रश्नों के उत्तर में कितनी बातें समेटनी है, न अत्यधिक व्यर्थ विस्तार देना है, न इतना कम करना है कि आप उसके उत्तर को इतना छोटा कर दें कि वो अपनी पूरी बात स्पष्ट न हो सके उसमें। अब मैं आगे के प्रश्न को लिखती हूँ, आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा, मैं इसको मिटा देती हूँ। चलिए, ये प्रश्न हो गए। आपने कुछ तो सीखा होगा इससे कि हाँ, प्रश्नों के उत्तर में हमें कितनी बातें जरूरी समेटनी होती हैं। देखिए, आप आवश्यकता के अनुसार उसको विस्तार देंगे तो ना तो आपका कोई प्रश्न छूटेगा और ना इतना संक्षिप्त होगा कि आपको नंबर ना मिले। तो मैं अगला प्रश्न लिखती हूँ जो 2014 में आया है। कहानी के अनुसार बड़े भाई साहब को क्या विशेषाधिकार मिला हुआ था? प्रश्न 3, कहानी के अनुसार बड़े भाई साहब को क्या विशेषाधिकार मिला हुआ था?
अर्थात कहने का मतलब कि इस प्रश्न में आपको देना होगा कौन सा ऐसा विशेष अधिकार था जो बड़े भाई को जन्म सिद्ध मिला हुआ था। एक तो बड़ा होने का अधिकार था, बड़ा होना ही उनके लिए सबसे बड़ा अधिकार था, चाहे वो पास हो पा रहे थे अथवा नहीं हो पा रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ कहने का अधिकार बना हुआ था। वो कुछ भी छोटे भाई को कह सकते थे, इसीलिए वो बार बार समझाते थे कि तुम्हें घमंड नहीं करना, तुम ये भूल जाओ, भले तुम मेरी समान कक्षा में दर्जे में आ जाओ, फिर भी मैं तुमसे बड़ा रहूंगा। इसी बात को वो समझाने की कोशिश करते थे, जो यहाँ उत्तर के माध्यम से आपको स्पष्ट करना है। तो मैं इस प्रश्न को लिखवाती हूँ। कहानी में बड़े भाई साहब, उत्तर है कहानी बड़े भाई साहब में, कहानी बड़े भाई साहब में बड़े भाई लेखक से 5 साल बड़े थे। बड़ा भाई लेखक से 5 साल बड़ा था। इस नाते उन्हें अपने छोटे भाई को इस कारण उन्हें अपने छोटे भाई को इस कारण उन्हें अपने छोटे भाई को डांटने डपटने का जन्म सिद्ध अधिकार था। इतने पर भी यदि छोटा भाई यदि छोटा भाई बेराह चलने की छोटा भाई बेराह चलने की कोशिश करेगा तो उसे थप्पड़ मारने का भी अधिकार है। बड़ा भाई कहानी में अनेक बार छोटे भाई को समझाते हुए यह एहसास कराता है कि विधाता के यहाँ से
ही मैं तुमसे बड़ा पैदा हुआ हूं। तो मुझे यह विशेष अधिकार मुझे तुम विधाता के यहाँ से ही मैं तुमसे बड़ा पैदा हुआ हूं, तो मुझे यह विशेषाधिकार प्राप्त है कि मैं तुम्हें समझाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। तो ये आपका इस प्रश्न का उत्तर हो गया। ये 2014 में आया था प्रश्न। तो मुझे कुछ प्रश्न इसके पहले भी मैंने लिखवा दिए हैं, वो और ये मिला के काफी प्रश्न हो गए हैं। अगर आप इस तरह से प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। तो मैं एक बार और हट जाती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आपको प्रश्न के उत्तर लिखने आ गए होंगे। तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।